दोस्तों नमस्कार, ओनली सिविल्स ग्रुप में आपका स्वागत है। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे डीएनए में, यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। लेकिन एक गुजारिश है दोस्तों, रिक्वेस्ट है, आवेदन है कि आप ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही कमेंट्स कर रहे हैं। और हमने बार बार कहा है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं आपके लिए। हम एक अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हमारे लिए कैसे एक हिम्मत कैसे आएगी, वो मोटिवेशन कैसे आएगा। चलिए खैर, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सब्सक्राइब करेंगे, कितना इसको शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, हम आपके लिए लाते रहेंगे, आप करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी। तो स्टार्ट करते हैं। 9 जनवरी 2022 का ये सेशन है डीएनए, डेली न्यूज़ एनालिसिस दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत के शीर्ष अंकशास्त्री जो स्टैटिक्स बोलते हैं जेसी चौधरी ने हाल ही में लगभग कितने प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान, यानी कि जो हमारी एंशियंट साइंस की बात हो रही है उसके बारे में शिक्षित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मतलब उसमें बहुत सारे प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया और एंशियंट साइंस के बारे में जेसी चौधरी जी ने विद डिटेल बताया दोस्तों। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड तैयार किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों। कितने प्रतिभागी थे उसमें? तो 6000 प्रतिभागियों ने दोस्तों प्रतिभाग किया है। कितने? 6000 प्रतिभागियों ने प्राचीन विज्ञान के सेशन में पार्ट लिया और ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अंकशास्त्री कौन है दोस्तों? वो है जेसी चौधरी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो 6000 प्रतिभागी। एक्सप्लेनेशन के साथ देखो हम देते हैं आपको सारी चीज़ें, फिर भी आप इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों। तो देखो, भारत के शीर्ष अंकशास्त्री जेसी चौधरी जी ने हाल ही में 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया। अगर हम 2022 की बात करें तो ये गिनीज वर्ल्ड का पहला रिकॉर्ड है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है लंदन कार्यालय में, लंदन का जो ऑफिस है वहाँ पर इस उपलब्धि के लिए एक नई श्रेणी, इसे बोलते हैं न्यूमरोलॉजी, खोली गई है। कौन सी? न्यूमरोलॉजी, जिसे क्या बोलते हैं? अंक गणित टाइप से, अंक शास्त्री टाइप से बोलते हैं। इसे बोलते हैं नंबरों का ज्ञान, यानी कि इसको बोला जाता है न्यूमरोलॉजी दोस्तों। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। एक का आंसर हो गया आपका 6000 प्रतिभागी, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है, कहाँ पर है ये? नरेंद्र मोदी जी ने चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया है, यानी कि वो चीज़, वो जगह कहाँ पर स्थित है। पहले भी एक बार हो चुका है, ये दूसरा परिसर है चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दोस्तों। तो ये आपके वेस्ट बंगाल में हुआ दोस्तों। कहाँ पर हुआ है? पश्चिमी बंगाल में। आप जान चुके होंगे पश्चिमी बंगाल में हुआ है, तो आपका ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ये पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर की, पहले परिसर की बात नहीं हो रही है, दूसरे परिसर की बात हो रही है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। अब आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 530 करोड़ रुपए, यानी कि 530 करोड़ रुपए की लागत से बना कोलकाता स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया है दोस्तों। इसमें जो है केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए, यानी कि अगर बात करें हिस्सेदारी कितनी है, सेंटर और स्टेट की हिस्सेदारी को देखते हैं, तो सेंटर की हिस्सेदारी होगी 400 करोड़ रुपए, वहीं 130 करोड़ रुपए कौन वहन करेगी? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिमी बंगाल की सरकार इस खर्च को वहन करेगी दोस्तों। 400 करोड़ रुपए किसके हिस्से में? सेंटर, केंद्र सरकार के हिस्से में दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में क्राइसिस फॉर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूआई पाथ, क्या है? यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है, यानी कि जो है ऑटोमेशन का एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। किस बैंक ने? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्राइसिस में आने के बाद भी उसने बिजनेस को कंटिन्यू किया। ये उस पदवी के लिए है, उस बैंक के लिए है दोस्तों। तो कौन सा बैंक था दोस्तों? ये है आपका इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडियन बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड
2021 जीता है दोस्तों। यूआई अवार्ड है दोस्तों, ठीक है। क्राइसिस फॉर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए साउथ इंडियन बैंक ने हाल ही में, सॉरी दोस्तों ये साउथ इंडियन बैंक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो साउथ इंडियन बैंक ने हाल ही में यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है दोस्तों। इस अवार्ड का 2021 का ये कौन सा संस्करण है? 2021 का संस्करण परिवर्तनकारी स्वचालन परियोजनाओं के माध्यम से परिवर्तन यानी कि चेंजिंग लाने के लिए व्यक्तियों और संगठनों के योगदान को मान्यता देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी किसने जीता है? ये जीता है साउथ इंडियन बैंक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है? ये किसकी हो रही है? चाइल्ड मैरिज की बात हो रही है दोस्तों, चाइल्ड मैरिज की बात हो रही है। ये बहुत अच्छा मतलब एक सोशल कॉन्सेप्ट है कि चाइल्ड मैरिज को एबोलिश करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि चाइल्ड मैरिज से बहुत सारे बच्चों में क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उनका MMR रेट यानी कि मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। IMR जो बच्चे उनके होते हैं वो थोड़ा इन्फेंट नहीं होते हैं, अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। सो बहुत बिग इशूज़ हैं। तो बाल विवाह पर रोक लगा देनी चाहिए। तो हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगाने वाला कौन सा देश बन गया है दोस्तों? तो ये किया है दोस्तों आपकी फिलीपींस सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट रिगार्डिंग दिस बाल विवाह, यानी कि रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन फिलीपींस सरकार ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है दोस्तों। किस पर? बाल विवाह पर। यूनिसेफ की बात करें, यानी यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में विश्व भर के देशों में अगर देखा जाए तो फिलीपींस का कौन सा स्थान है? 12वें स्थान पर। फिलीपींस 12वें स्थान पर है। अब फिलीपींस में 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। अच्छा कानून आया दोस्तों, 12 साल तक की सज़ा फिलीपींस में दी जा सकती है। वहीं हमारे यहाँ भी एक एक्ट आया हुआ है कि भैया जो एज ऑफ मैरिज है लड़कियों की 18 से 21 ईयर्स कर देनी चाहिए। ये कानून है, बिल पास होने के चांसेस हैं और हो सकता है ये इंडिया में, और ये होना चाहिए दोस्तों। इससे बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। जनवरी 2022 में भारत ने 5 अन्य देशों के साथ सी ड्रैगन 22 नौसेना अभ्यास, यानी कि ये नौसेना नेवी का अभ्यास है, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 22 कहाँ आयोजित किया है दोस्तों? कहाँ आयोजित किया है? ऑप्शन देखिए आप। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर में, यानी कि ये होने वाला है सी ड्रैगन 2022 का अभ्यास। ये ग्वाम तट पर होने वाला है। कहाँ पर? ग्वाम कोस्ट पर, ग्वाम जो कोस्ट है वहाँ पर होने वाला है। ये है प्रशांत महासागर में। भारत और कनाडा और दक्षिण कोरिया के साथ चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, जैसे बोलते हैं क्वाड, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड में उसके सहयोगी जो हैं पश्चिमी प्रशांत में ग्वाम में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भाग ले रहे हैं दोस्तों। अब समझो क्वाड में कौन कौन से मेंबर हैं। क्वाड में दोस्तों मेंबर्स हैं, क्वाड में नंबर 1 USA है, नंबर 2 जापान, नंबर 3 है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 4 पर इंडिया। यानी कि इंडिया जो है क्वाड का मेंबर है और ये चारों कंट्रीज क्या हैं? USA यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्वाड के मेंबर हैं। ये सारे क्या कर रहे हैं? अभ्यास सी ड्रैगन में जो नौसैनिक अभ्यास है उसमें भाग ले रहे हैं, जो दोस्तों जो ग्वाम तट यानी कि प्रशांत महासागर में हो रहा है दोस्तों। अभ्यास में भाग लेने वाले 6 देश यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया हैं। यानी कि 4 देश तो जो क्वाड मेंबर हैं और दक्षिण कोरिया और कनाडा इसमें और अलग से भाग ले रहे हैं दोस्तों। सी ड्रैगन से ये मत समझना कि चाइना का कोई अभ्यास है। तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ सामरिक त्रिंकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्विकास पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? ये पहले भी हमने एक बार करा चुके हैं, ये थोड़ा लाइम लाइट में है ये क्वेश्चन फिर से, तो एक बार देख लीजिएगा। तो ये श्रीलंका के साथ ये सौदा हुआ है टैंक परिसर के पुनर्विकास पर रीडेवलपमेंट की बात हो रही है दोस्तों। तो कोलंबो में ऐसा हुआ है कि पूर्वी बंदर का जो है उसका त्रिंकोमाली में द्वितीय विश्व युद्ध के समय को तेल भंडारण सुविधा जो है ऑयल टैंक फॉर्म के संयुक्त रूप से रीडेवलपमेंट को लेकर भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
एलएलसी ने ऑल विमेन रेफरी टीम की घोषणा में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो यह दोस्तों झूलन गोस्वामी। ये लीजेंड्स लीग क्रिकेट की बात हो रही है, एलएलसी से समझो, लीजेंड्स लीग क्रिकेट। एलएलसी ने ऑल विमेन रेफरी टीम की घोषणा में राजदूत के रूप में झूलन गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी, यानी सी कौन है? झूलन गोस्वामी को नियुक्त किया गया है, क्या? राजदूत के रूप में। एलएलसी यानी कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने शुक्रवार को महान भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एलएलसी ने लीग के लिए एक ऑल विमेन मैच ऑफिसर टीम की भी घोषणा की, जिसमें से दुनिया भर के आईसीसी की पैनल में शामिल महिला एम्पायर और मैच रेफरी भी शामिल होंगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देश जो है, यानी बोलते हैं ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसके जो है महासचिव कौन बने दोस्तों? तो ये बने आपके हैतम अल घिस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट दिस रिगार्डिंग दिस आंसर। तो हैतम अल घिस ओपेक के नए सेक्रेटरी चुने गए दोस्तों। कौन? हैतम अल घिस सेक्रेटरी। तो ओपेक ने कुवैती तेल कार्यकारी हैं, सॉरी ओपेक जो है, जो संगठन है निर्यातक देशों का जो संगठन है, उसने कुवैती तेल के कार्यकारी हैतम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। हैतम अल घिस मोहम्मद बरकिंडो की जगह लेंगे दोस्तों। किसकी जगह ले रही है? मोहम्मद बरकिंडो की जगह लेंगे दोस्तों। अब मैं थोड़ा ओपेक के बारे में आपको बता देता हूँ। ओपेक है क्या एक्चुअल में, कब एस्टेब्लिश हुआ और क्या है? तो दोस्तों ओपेक जो है फाउंडेड हुआ सितंबर 1960 में। एक एक चीज़ लिख सकते हो आप। 1960 में ये फाउंडेड हुआ ओपेक। उसके बाद इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ था? पहले जब फाउंडेड हुआ उस समय बगदाद में था। अब बगदाद कहाँ है? बगदाद है आप में इराक में। कहाँ पर है? इराक में। तो बगदाद जब 1960 में ये ओपेक बना तब इसका हेड क्वार्टर था बगदाद इराक में। प्रेजेंटली जो हेड क्वार्टर है ओपेक का वो है आपके वियना। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। ये वियना जो है ऑस्ट्रिया में एक जगह है, वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है वियना में दोस्तों। ठीक है, अब इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ओपेक के कितने मेंबर कंट्रीज हैं दोस्तों? ओपेक के मेंबर कंट्रीज हैं अल्जीरिया, एंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात और वेनेजुला। ठीक है दोस्तों, ये जो कुछ जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो मैं बता देता हूँ। फाउंडिंग मेंबर हैं ईरान, इराक, जैसे मतलब ये लिखो ईरान, ऐसे कोड बना देता हूँ, इराक, ठीक है, कुवैत, सऊदी अरबिया, ठीक है, और वेनेजुला। ये इसके एक सब या जो भी बना सकते हो आप, विकास नाम से ऐसे बना सकते हो। मैं एक बार कोड बना देता हूँ, VI यानी कि वेनेजुला, उसके बाद ईरान, ठीक है, डबल आई ले लो, ईरान और इराक, उसके बाद कैसे कुवैत और ऐसे सऊदी अरबिया। विक्स नाम से आप बना सकते हो। ये इसके क्या हैं? फाउंडिंग मेंबर हैं दोस्तों। बाकी का 13 स्टेट्स हैं ओपेक में, मैंने आपको बताया, जो सितंबर 1960 में एस्टेब्लिश हुआ और जनवरी 1961 से क्या हुआ? इफेक्ट में आया। इफेक्ट में कब आया? जनवरी 1961 से। ठीक, और एक और चीज़, हाँ, ये जो हैतम अल घाइस है ये 1 अगस्त 2022 से अपना चार्ज संभालेंगे। अभी प्रेजेंट नहीं है, इनको डिक्लेयर किया गया है, इनका चार्ज शुरू होगा हैतम अल घाइस का 1 अगस्त 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया है? देश की जो पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यानी कि शहद वाली जो वैन है उसको KVIC ने, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने दोस्तों, KVIC ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। अब देखो, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में, याद रखना ये गांव, और गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। यह देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटों में 30 किलोग्राम तक का शहद को प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग कर सकती है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ए गुड थिंग। ठीक है, अब समझो KVIC के बारे में समझो। KVIC क्या है? ठीक है, अभी 1 मिनट समझो। KVIC के बारे में हम बताते हैं। KVI यानी कि खादी और ग्रामोद्योग क्या है? देखो, KVIC को कहते हैं द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये एक स्टेटरी बॉडी है दोस्तों। कैसी है? स्टेटरी बॉडी है।
ये एक स्टेटरी बॉडी है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, ये एक स्टेटरी बॉडी है जो कि कब हुई थी फॉर्म, अप्रैल 1957 में। यानी कि एक तरीके से ये फाउंडिंग कही जाए तो 1956 में क्या हुई थी, फाउंडेड हुई थी केवीआईसी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग दोस्तों। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो मुंबई में है, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों। और ये मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंडर में है, एमएसएमई, यानी माइक्रो स्मॉल एंड एमएसएमई के अंडर में काम करती है केवीआईसी। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के अंडर में ये काम करती है दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई केवीआईसी के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? कौन बनी दोस्तों? ये है आयशा ए मलिक, ऑप्शन नंबर सी, आयशा ए मलिक ने जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने जा रही हैं वो कौन है? आयशा ए मलिक, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज है दोस्तों, देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये ई गवर्नेंस की बात हो रही है दोस्तों, ये कहाँ पर किया गया? ये किया गया आपके हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ई गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन था। इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, जिसे DARPG बोला जाता है, तेलंगाना राज्य सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 7 से 8 जनवरी 2022 को किया गया दोस्तों। ठीक है, यह सम्मेलन हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर माधोपुर, ये माधोपुर है, माधोपुर में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? इंडियाज टेक एड डिजिटल गवर्नेंस इन हैदराबाद, इंडियाज टेक एड डिजिटल गवर्नेंस इन हैदराबाद, ये इसकी थीम थी दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाए जो दिमाग पढ़ सकता है? यानी कि ऐसा फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो माइंड को भी क्या पढ़ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, किसने क्या कारनामा? फैक्ट्री रोबोट चीन ने, कि चीन ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो माइंड को रीड कर सकता है, दिमाग पढ़ सकता है। तो AI के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चीन वैसे भी बहुत आगे है। अब उसने एक कदम आगे बढ़कर एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो इंसानी दिमाग में चलने वाले विचारों को 96% तक सटीकता के साथ पढ़ सकता है और उस पर क्या है, रिएक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो कितना आगे निकल रहा है चाइना, आप देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस शहर ने उत्तर प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात हब शुरू किया है? किस शहर की बात हो रही है ये? ठीक है, तो क्या किया दोस्तों? तो ये क्या? वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात हब कहाँ पर शुरू किया है? वाराणसी में दोस्तों। कहाँ पर? वाराणसी। 7 जनवरी 2022 को वाणिज्य मंत्रालय की शाखा, यानी कि कॉमर्शियल जो मिनिस्ट्री है उसकी एक शाखा है एपिडा, एपिडा इज स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश में संभावित जिलों की पहचान की ताकि उस क्षेत्र से निर्यात यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले और इसलिए वाराणसी कृषि निर्यात हब के तहत कवर किया जा सके। तो ये मुख्य बिंदु जो है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात के लिए काम करेंगे दोस्तों, यानी कि उस खाद्य उत्पाद को निर्यात करेंगे। तो ये क्या किया गया? एपिडा ने उत्तर प्रदेश के किससे? वाराणसी से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में आयोजित वीर गाथा प्रोजेक्ट में कितने बच्चों को विजेता घोषित किया गया दोस्तों? कितने बच्चों को? वीर गाथा प्रोजेक्ट क्या मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 बच्चों को। सी इज द राइट आंसर। यानी वीर गाथा प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, भारत में स्कूली बच्चों को युद्ध नायकों और वीरों की कहानियों से अवगत कराकर उन्हें प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया है। जो युद्ध में जो लोग शहीद हो जाते हैं या जो जिन्होंने बहुत सारी एक कहानी या हिस्ट्री बनाई होती है, उनकी गाथाएं उनके लिए सुनाई जाती हैं, उनको प्रेरित किया जाता है। इसलिए ना 25 छात्रों को चयन किया गया। इसके तहत छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं के आधार पर गतिविधियों और परियोजनाओं के तहत प्रेरित किया गया है दोस्तों। यह प्रोजेक्ट 21 अक्टूबर 2021 से 21 नवंबर तक पूरे भारत में आयोजित किया गया। कहाँ? 21 नवंबर से 21 कहाँ पर? 21 नवंबर अक्टूबर 2021 से 1 महीने चला था दोस्तों। कब चला था? 1 महीने ये पूरा प्रोजेक्ट चलाया था। जो कब? भारत सरकार के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर दोस्तों। 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है
जिसको बोला गया था, चिन्हित किया गया कि वीर गाथा प्रोजेक्ट जो है लाया जाएगा। भारत सरकार की स्वतंत्रता का जो 75वां वर्ष था, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भारत सरकार का वीर गाथा प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो ये था आपके 14 क्वेश्चंस। आई होप आप समझ रहे हैं हमारी बात और हम आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। उससे पहले एक निवेदन है दोस्तों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, हमें भी थोड़ा सा क्या होगा, हमें भी वैल्यू मिलेगी, थोड़ा एंगेजमेंट मिलेगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।